टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम जो है एस्टैब्लिशमेंट और फाइनेंस के क्वेश्चन नंबर 81 टू 110 जो हमारा पेपर हुआ था, जो हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, सेंट्रल रेलवे का प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ALDC 30%, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 टू 110, इसको हम देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, minimum notice period for inviting open tenders for works costing up to 2 crores. Minimum notice period for inviting open tenders for works costing up to 2 crores. उसका ऑप्शन दिया है 21 days, 45 days, 10 days, none of these. तो दोस्तों इसका आंसर है 21 days। इसका आंसर 21 days है। आपको यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करते चलूं, अगर ई टेंडरिंग अगर है तो ये 21 डेज से कम होके 14 डेज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मेंशन भी नहीं किया हुआ है और ऑप्शन में 14 डेज दिया भी नहीं है, तो 21 डेज हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ई टेंडरिंग का मेंशन किया होता तो एक ऑप्शन 14 डेज का भी होता था, तो वो सेलेक्ट करना होता था, लेकिन क्योंकि मेंशन नहीं है तो आमतौर पर जो मैनुअल मेथड ऑफ टेंडरिंग है तो उसमें 21 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पीवीसी। व्हाट इज पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म पहले आप देख लेते हैं, प्राइस वेरिएशन क्लॉज। पीवीसी इज एप्लीकेबल फॉर टेंडर्स कॉस्टिंग मोर देन डैश क्रोर्स। पीवीसी कब एप्लीकेबल है, यानी प्राइस वेरिएशन क्लॉज टेंडर्स में कब एप्लीकेबल है? तो इसके लिए मैं आपको क्लॉज नंबर 46A ये आपको बता रहा हूं। प्राइस वेरिएशन क्लॉज पीवीसी शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ ₹5 crores एंड मोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप देखिए, अगर यहाँ पे कॉस्टिंग मोर देन लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लियर है ₹5 crores एंड मोर, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पीरियड से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, दैट इज 5 crores। तो इसके साथ ही में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्लान हेड 31 डिनोट्स। जो हमारा IRPSM में अलग अलग प्लान हेड्स दिए गए हैं, उसके अंदर प्लान हेड 31 क्या डिनोट करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ट्रैक रिन्यूअल वर्क। ट्रैक रिन्यूअल वर्क जो है प्लान हेड 31 के अंदर आता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लान हेड 51। तो दोस्तों प्लान हेड 51 अगर आप देखेंगे तो ये IRPSM में आपको मिलेगा स्टाफ क्वार्टर्स के लिए। स्टाफ क्वार्टर्स के लिए प्लान हेड 51 है। इसी तरह से अगर प्लान हेड 53 होता तो पैसेंजर एमिनिटीज होता, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पैसेंजर एमिनिटीज के लिए 53 है और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैटरनिटी लीव जो फीमेल एम्प्लॉइज को मिलती है, तो मैटरनिटी लीव के बारे में क्वेश्चन है। मैटरनिटी लीव admissible to a female railway employee is how many days? 140 days, 180 days, 160 days और 120 days। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 180 days, 180 दिन। नेक्स्ट, पावर फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी। पावर फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी ऑन कंपैशनेट ग्राउंड लाइज विथ। इसकी पावर किसको है? इसके लिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। यहाँ देखिए, द पावर टू मेक, ये देखिए, पावर टू मेक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज वेस्टेड इन द जनरल मैनेजर, यानी GM को ये पावर दिया गया है। आगे लिखा है कि GM अपने पावर को रिलीगेट कर सकता है, लेकिन अदरवाइज पावर किसको है? GM, यानी कि जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 87, इन DAR डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स, इसके बारे में बात हो रही है। टाइम लिमिट विद इन विच अपील कैन बी मेड टू अपीलेट अथॉरिटी, यानी अगर कोई एम्प्लॉय उसको DAR में उसको बुक किया जाता है, उसको पेनलाइज किया जाता है, तो उसको कल्प्रिट ठहराया जाता है, तो अपील कब कर सकता है? तो उसके लिए जब उसको चार्जशीट मिलेगी, जब भी उसको चार्जशीट दी जाएगी, तो उसको 45 डेज के अंदर अंदर दोस्तों जो है उसको अपील करना है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेरी क्लियरली, पीरियड of limitation for appeal. No appeal preferred under this part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of 45 days from
द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज डिलीवर्ड टू द अपीलेंट। यानी कि जिस एम्प्लॉय को चार्जशीट दी जा रही है, जिसको कल्प्रिट ठहराया जा रहा है, जिस दिन उसको दी जाएगी उस दिन से 45 दिन के अंदर उसको जो है अपील करना है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। अंडर हार्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, HOER जिसको हम बोलते हैं, हार्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन यानी HOER, रेलवे स्टाफ वर्किंग एज SSC PWA, SSC परमानेंट इज कैटेगराइज्ड एज, शायद सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, इट इज एक्सक्लूडेड कैटेगरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज इट? स्टैंडर्ड फॉर्म dash is issued to revoke an employee from suspension. So there are various types of standard forms, SF 1 2 3 इस तरीके से करते हुए SF 11 तक जाता है। बहुत सारे हमारे पास और भी फॉर्म्स हैं। तो इसमें SF स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर कौन सा है जो किसी भी एम्प्लॉय को रिवोक करने के लिए, सस्पेंशन किसी को किया था, सस्पेंड किया था, अब उस सस्पेंशन को रिवोक करना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है SF 4। Next question, question number 90. How many sets of privilege passes are admissible to a gazetted officer? Question को पूरा यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है how many sets of privilege passes are admissible to a gazetted officer having more than 20 years of service after retirement. जिसकी 20 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है, उसको रिटायरमेंट के बाद कितने प्रिविलेज पासेस मिलेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 3 सेट्स है। यहाँ पे सिर्फ जनरल गजेटेड ऑफिसर की बात हुई है। रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और जो मेंबर्स ऑफ रेलवे बोर्ड है उनके लिए 5 सेट्स हैं, लेकिन उसके अलावा जितने गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए 3 सेट्स है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना होगा। Question 91, maximum number of financial upgradation granted under MACP. What is MACP? MACP जो है आप सब जानते हैं, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है, अश्योर्ड ना, अश्योर्ड कंपल्सरी प्रमोशनल स्कीम। तो वो क्या है, कितनी है पूरे सर्विस में, हर 10 साल पे मैक्सिमम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। कहाँ से? जहां से जिस ग्रेड पे डायरेक्ट एंट्री हुई है वहां से 10 साल होने पर एक, 20 साल होने पर दूसरा, 30 साल होने पर तीसरा, इस तरीके से 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन MACP में मिलते। तो आप इसका आंसर हो गया मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को? 3 मिल सकते हैं, 10 20 30 साल होने पे 3 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे, LAP जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बार में एट अ टाइम कितना सैंक्शन किया जा सकता है? तो उसका आंसर दोस्तों 180 डेज। 180 डेज को अगर आप मंथ्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, तो 180 डेज वो हो जाएंगे आपके 6 मंथ्स। तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 93, what is the age relaxation for direct recruitment for SC/ST candidate? जो SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन उनके लिए क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर 5 इयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एक्सपेंडिचर ऑफ PWA मेंटेनेंस इज बुक्ड अंडर माइनर हेड। जैसे प्लान हेड आपने देखा था, प्लान हेड, वैसे ही माइनर हेड्स भी है। मेन हेड्स के अंदर माइनर हेड्स होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों माइनर हेड किसके लिए? PWA मेंटेनेंस के लिए। तो इट इज नथिंग बट B200। B200 के अंदर PWA मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर बुक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सपेंडिचर वहां पे था PWA मेंटेनेंस, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बिल्डिंग। सर्विस बिल्डिंग के लिए आंसर क्या है इसका? B400। B200 था PWA मेंटेनेंस के लिए, B400 सर्विस बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट, इररिस्पेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 96 पे हमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस फॉर विच लैंड इज एक्वायर्ड द कॉस्ट ऑफ लैंड इज बुक्ड टू। दोस्तों इसका आंसर है कैपिटल। किसी भी पर्पस के लिए लैंड जो है अक्वायर की जाए उसका कॉस्ट जो है कौन से हेड में बुक होगा?
कैपिटल में बुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अंडर विच रूल, किस रूल के तहत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डज नॉट इशू फॉर्मल चार्जशीट फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। आमतौर पर कोई भी पेनाल्टी देना होगा तो फॉर्मल चार्जशीट एम्प्लॉय को देना पड़ता है, फिर उसको मौका दिया जाता है कि उसको अपील करना चाहे तो 45 डेज में अपील करे, जैसे हमने अभी पढ़ा। लेकिन किस रूल के तहत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एम्प्लॉय को बगैर कोई चार्जशीट दिए पेनाल्टी इंपोज कर सकता है? तो ये है दोस्तों इसका आंसर रूल 14/2। रूल 14/2 में जो चार्जशीट, अगर रूल 14/2 में दिया जाएगा चार्जशीट तो उसको एम्प्लॉय को कोई भी चार्जशीट नहीं दी जाती, डायरेक्टली उसे पिनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस इज, टीए जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, इज डैश डेज। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 60 डेज, सॉरी, ट्रैवलिंग अलाउंस का आंसर क्या है? 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। जर्नी कंप्लीट होने के 60 डेज के अंदर जो है उसको क्लेम को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TA admissible to an employee who has been out of headquarter duty from 2 PM to 7 AM। कोई एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे कुछ उन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से हमको मतलब थोड़ा ट्विस्ट किया है। कोई एक एम्प्लॉय है, हेडक्वार्टर से वो जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर गया, कितने बजे गया? दोपहर को 2 बजे, और अगले दिन सुबह 7 बजे आया अपने हेडक्वार्टर पे, तो उसको कितना टीए मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल रूल है कि अगर 6 घंटे से ऊपर जाएगा तो उसको 70% मिलते हैं। तो 2 PM टू 12 PM, अगर रात के 12 बजे तक अगर किया तो उसके कितने घंटे हो जाते हैं? 10 घंटे हो जाते हैं। तो उसको पहले दिन का 70% मिला, यानी कि 0.7, और उसके बाद में ऑडो क्लॉक से फिर 7 बजे तक फिर 7 घंटे हो गए, फिर 70। तो इसका आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है 1.4 होना चाहिए। पेपर में जरा करेक्शन आया था, करेक्ट ऑप्शन बाद में उन्होंने दिया था, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है उन्होंने 1.4 जो है मेरे ख्याल से। फर्स्ट डे का 2 PM टू 24 आवर्स के लिए 0.7 और ऑड टू 7 0.7, तो 0.7 प्लस 0.7 यानी 1.4। ठीक है, तो उतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस इन इयर्स फॉर अवेलिंग HBA एज पर IREM? HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस को कहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम सर्विस क्या चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों इसका आंसर है 5 इयर्स। इसका आंसर है 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स सर्विस होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू, कितने साल की वैकेंसी लेना कंसिडर करना पड़ता है? 15 मंथ। सिलेक्शन पोस्ट अगर कोई भी होगी तो 15 महीने की वैकेंसी को एंटिसिपेट करके कैलकुलेशन किया जाता है वैकेंसी का। नेक्स्ट, एज पर IRPWM व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी ऑफ गेटमैन? गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर A3 है। IRPWM के हिसाब से A3 होना चाहिए गेटमैन का क्वालिफिकेशन, सॉरी मेडिकल। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द रिटायरमेंट कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड? तो दोस्तों कम्यूटेड पोर्शन जो पेंशन का होता है, जो हेल्ड अप करके हमारे गवर्नमेंट के पास होता है, 15 साल उसकी सर्विस पूरी होने के बाद में वो जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल के बाद में मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ग्रुप डी? ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो है 10th पास, 10वीं पास। नेक्स्ट, वर्क प्रपोजल अंडर पैसेंजर अमेनिटीज प्लान हेड आर कोऑर्डिनेटेड बाय, पैसेंजर अमेनिटीज जो प्लान हेड है उसके जो वर्क प्रपोजल है उसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? तो उसका आंसर है PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर वर्क डन अंडर रेवेन्यू मेंटेनेंस आर चार्ज टू, उसका हेड है PU32। तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं रेवेन्यू मेंटेनेंस में, तो वो कहां से करते हैं? PU32 से करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not allowed to be engaged as डिफेंस काउंसिल। जैसे किसी को चार्जशीट मिलती है तो वो अपने साथ में ARE रखता है डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए। जैसे हम आमतौर पे कहीं केसेस होते हैं तो वकील रखते हैं हम लोग, वैसे ही डिपार्टमेंटल अगर कोई इंक्वायरी वगैरह है तो उसमें डिफेंस काउंसिल किसको नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन है कि किसको नहीं रखा जाता, हु इज नॉट अलाउड टू बी एंगेज। तो ऑप्शन है अ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, रिटायर रेलवे एम्प्लॉय, अ ट्रेड यूनियन ऑफिसर और लीगल प्रैक्टिशनर। जो सर्विस में है वो कर सकता है, वो एक डिफेंस काउंसिल बन सकता है। रिटायर हो गया कोई रेलवे एम्प्लॉय, वो भी एज अ डिफेंस काउंसिल काम कर सकता है। ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, यूनियन का कोई बंदा है, वो भी जो है एज अ डिफेंस काउंसिल एक्ट कर सकता है। बट कोई लीगल प्रैक्टिशनर, कोई वकील वगैरह, एडवोकेट वगैरह को हम हायर नहीं कर सकते एज अ डिफेंस काउंसिल हमारे सर्विस में। ठीक है। नेक्स्ट, DF स्टैंड्स फॉर, DF का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया डेवलपमेंट फंड, डेप्रिसिएशन फंड, डिस्काउंटेड फंड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है दोस्तों डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट, which of the following operating ratio is considered best for railways? तो ऑपरेटिंग रेशियो दोस्तों ऐसा है कि 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे खर्च किया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा बेस्ट होगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है 85%। ठीक है, 1 रुपया कमाने के लिए 85 पैसा खर्च किया, तो अच्छी बात है ना, 15% आपको प्रॉफिट देगा, 15 पैसे का प्रॉफिट देगा, है कि नहीं, 15%। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे आज सबसे बेस्ट क्या है रेलवे के लिए, जो सबसे मिनिमम है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से 85%। इसी तरीके से दोस्तों लास्ट और हमारा क्वेश्चन आज का है EBR। EBR स्टैंड्स फॉर, EBR का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेंडिचर फ्रॉम बजट इन रेलवेज, एग्जिस्टिंग बजटरी रेवेन्यू, एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रिज रिहैबिलिटेशन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जो है सेंट्रल रेलवे का जो प्री क्वालिफाइंग एग्जाम का जो पेपर था, हमने इसको 4 पार्ट में कवर किया। टेक्निकल पार्ट को 20-20 क्वेश्चंस करके 2 बार में, उसके बाद में जो आपके करंट अफेयर्स और राजभाषा के 40 क्वेश्चंस थे उसको दूसरे भाग में हमने कर लिया। और आज हमने जो 30 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बचे थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।